ऑलराइट, तो चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में हम पूरा एक इंसान के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि जब से एक इंसान पैदा होता है टिल दी ओल्ड एज, जो डेथ के आसपास की स्टेज आ जाती है तब तक टोटल जितने भी चेंजेस एक इंसान के अंदर होते हैं दैट इज स्टडीड इन दिस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा जिस्ट है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, पूरा साइकोलॉजी का जो बड़ा पार्ट है उसका। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ ट्रेलर ऑफ दैट फुल बिग मूवी जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है। तो अगर गलती से आपने आगे साइकोलॉजी ले ली तो फिर ये भी आप पढ़ोगे, बट मुझे लगता नहीं आप ऐसा करोगे ना। बट बाकी देखते हैं 12th के बाद आपका क्या मन बनता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है आप बताओ। ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मैं गलत नहीं बोल सकता, इसने टर्म ही ऐसा बोल दिया। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द थ्री थिंग्स, मतलब हर महीने में जब एक इंसान बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट से उसके पीछे बैठो, इधर इधर आ जाता, कोने में जाओ, उधर जाओ। डेवलपमेंट इज अबाउट द फिजिकल, डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट द फिजिकल ग्रोथ, राइट। डेवलपमेंट के अंदर हमारी मेंटल ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। तो मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग शब्द हैं, जो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है। तो डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट ग्रोथ, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, बट ग्रोथ से बड़ा टर्म है। कैसे? इट इज प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिंस एट द कंसेप्शन एंड दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। जब एक बच्चा पेट में आ जाता है उस टाइम से लेकर आपकी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक बच्चा खत्म नहीं हो जाता, मतलब जो पैदा हुआ था तब तक जो भी चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, हर उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इसीलिए अगले पॉइंट में लिखा है कि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी होती है और डिक्लाइन भी होता है। फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल द मोमेंट ऑफ डेथ वी चेंज इन एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। ग्रोथ तो आ गया कि जैसे हम डेवलप होते हैं, पहले बच्चे की आईसाइट वीक होती है, धीरे धीरे वो डेवलप होती है। पहले बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी कम होती है, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होती है। कॉग्निटिव थ्योरी जो किसकी थी, जीन पियाजे आई गेस है ना, पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी आपने पढ़ी है उसके अंदर आपने समझा है कि कैसे एक बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, धीरे धीरे कॉग्निशन डेवलप होता है। पहले उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, फिर धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग आती है। ऐसे ही जब ओल्ड एज में जाके ये सब चीजें कम होने लगती है, मेमोरी कैपेसिटी कम होने लगती है, विजन कम होने लगता है, एनर्जी बॉडी की वो सब कम होने लगती है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ नहीं आता, डिक्लाइन भी आता है। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस होते हैं एक इंसान के अंदर, जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो मरता नहीं है, इन सब चेंजेस को हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। क्लियर? देन डेवलपमेंट के अंदर तीन एस्पेक्ट्स हैं, मतलब इन तीन एस्पेक्ट्स में हम डेवलपमेंट को समझते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। मतलब एक इंसान जब डेवलप होता है तो सिर्फ ग्रोथ, हमने क्यों बोला ग्रोथ तो जस्ट फिजिकल है, हम सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल भी आता है अलॉन्ग विद योर बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बदलती है पर इसके साथ साथ हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी बदलती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बचपन में लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमारा लॉजिकल दिमाग भी बढ़ना स्टार्ट होता है, हम लॉजिकल थिंकिंग करनी स्टार्ट करते हैं वगैरह। तो मतलब कॉग्निशन भी हमारा बढ़ता है एंड देन सोशियो इमोशनली भी हम डेवलप होते हैं। बड़े सोशियो इमोशनल हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। एक छोटा सा बच्चा, उसके लिए क्या सोसाइटी है बताओ? फैमिली, राइट। फैमिली में भी मम्मी पापा, इतना की पता है उसे, मम्मी पापा भी पहले नहीं पता होता उसे, धीरे धीरे मम्मी पता चलता है, फिर पापा पता चलते हैं, फिर आसपास की और फैमिली पता चलती है, फिर दोस्त बनते हैं, फिर स्कूल में जाते हो, फिर स्ट्रेंजर कॉन्सेप्ट समझ आता है, फिर आपकी सोसाइटी और बड़ी हो जाती है। तो धीरे धीरे सोसाइटी भी इंक्रीज होती है, वो भी डेवलप होती है, हमारे इमोशनल प्रोसेसेस भी डेवलप होती है। अभी एक बहुत से इमोशन है जो शायद आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करे, अभी कल को बहुत से और इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे, इमोशनली भी आप डेवलप होंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सोशल इमोशनल प्रोसेसेस, ये तीनों तरीके की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, इन तीनों तरीके से हम डेवलप होते हैं, बायोलॉजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशियो इमोशनली। क्लियर? एंड देन डेवलपमेंट इन तीनों का इंटरवुवन लिंक है, मतलब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर किसी के बायोलॉजी में चेंज आएंगे, बायोलॉजी में चेंज आने की वजह से कॉग्निशन बदल जाता है, कॉग्निशन में चेंज आने की वजह से इमोशन बदल जाता है, इमोशन में चेंज आने की वजह से कॉग्निशन भी बदल सकता है। तो मतलब तीनों का असर एक दूसरे पर होता है। ठीक है, तीनों मिलकर हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड सोशल इमोशनल फैक्टर्स। क्लियर? एंड देन लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, अब वो जो सब्जेक्ट था लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, मैंने आपको नाम बताया था, उस सब्जेक्ट की कुछ अजम्पशंस है। तो ये 4 5 6 7 अजम्पशन टोटल आपको यहाँ पर दी गई है, 7 अजम्पशन आपने याद रखनी है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में हमारी साइकोलॉजी फील्ड कुछ अजम्पशन आपको बताती है। पहला कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि 18 साल की होकर रुक गई, नहीं, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, राइट। कंसेप्शन से लेकर, मतलब जब बच्चा पेट में आ जाता है तब से डेथ तक जितने भी चेंजेस होते हैं सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। It includes gains and losses both. And then development is multi-dimensional. Development की 3 dimensions हैं, like बहुत सारी dimension होती हैं इसकी, तो मेजर 3 है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, बायोलॉजिकल,
कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल, इसलिए इसकी 3 डायमेंशन है, तो हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद ये मल्टी डायरेक्शनल भी है। मल्टी डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन भी मल्टी डायरेक्शनल है। उसके बाद डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक वो चीज को बोलते हैं जो चेंज इजीली हो सकती है, राइट? कोई चीज प्लास्टिक की है तो उसे मोल्ड कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट हमारी प्लास्टिक है, मॉडिफाइबल है। अगर हम चाहते हैं स्वाति की डेवलपमेंट को बदल दे पूरा, स्वाति अभी जिस तरीके से डेवलप हो रही है, क्लास में इतना लेट आ रही है, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे रही है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, अगर है ना, फॉर एग्जाम्पल अब बोला ना मैंने, फॉर एग्जाम्पल, तो स्टार्टिंग वाली बात तो फिर सच्ची थी ना, आप फिर क्यों सुनना चाह रहे हो, है ना? चलो देख, अच्छा ठीक है, स्वाति की बात कर लो, चलो इसकी बात छोड़ देते हैं, सलोनी की बात कर लेते हैं, ठीक है? सलोनी क्लास में लेट आती है, ध्यान नहीं देती है, इसके नंबर नहीं आते हैं, तो अगर हम इसकी डेवलपमेंट को चेंज करने की कोशिश करें तो हमें इसका एनवायरमेंट बदलना पड़ेगा, हमें इसका रहन सहन बदलना पड़ेगा, इसका लाइफस्टाइल बदल दो, फोन वोन ले लो, ठीक है? इसका आसपास के दोस्त इसके कुछ टाइम तक बदल दो, इन सारों को हटा दो, है ना, कुछ अच्छी संगति में से डाल दो, तो 2 से 3 महीने में इसके डेवलपमेंट में आपको फर्क दिख जाएगा। बायोलॉजी ऑब्वियसली वी कांट चेंज डायरेक्टली, बट एटलीस्ट एनवायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं, और अगर एनवायरमेंट को ही चेंज कर दिया तो आपको इसके डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ऑब्वियसली यू कैन एक्सपीरियंस कि जो बच्चा नेटफ्लिक्स वगैरह पे लगा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है पूरे दिन, या फिर एक बच्चा अब्दुल कलाम को पढ़ रहा है, नेट जियोग्राफी वगैरह ऐसे चैनल्स को देख रहा है, ऐसे बच्चे की पर्सनैलिटी, ऐसे बच्चे की डेवलपमेंट, और वो दूसरा जो वेले काम कर रहा है, उनके डेवलपमेंट में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो मतलब हमारी डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक है, मॉडिफाइबल है, बदली जा सकती है। क्लियर? इसके बाद अगला टॉपिक आता है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। हिस्टोरिकल कंडीशन मतलब डेवलपमेंट हमारे सिर्फ आज पर लाइक डिपेंडेंट नहीं होता, जैसे हमने बोला कि आपकी सोसाइटी बदल देते हैं, अब जो हो रहा है उससे आपकी डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, वो तो है, बट उसके साथ साथ जो हिस्ट्री रही है आपकी, वो भी आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। बचपन में मम्मी पापा ने केयर, लव, अफेक्शन शो किया नहीं किया, आपका उनके साथ का बॉन्ड कैसा था, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कंडीशन मतलब पास्ट, इन शॉर्ट आपका पास्ट भी आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे कोविड टाइम में पैदा हुए, जब कोविड लॉकडाउन वगैरह था, ऐसे टाइम के बच्चों के डेवलपमेंट में, और जो उस टाइम के हैं, जैसे हम सभी, वैसे आप सबकी बर्थ तो कोविड से बहुत पहले का है ना, तो हम सबके डेवलपमेंट में और अब इन वाले बच्चों के डेवलपमेंट में फर्क होगा, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को देखा है, जैसे हम बचपन में अगर बाहर ज्यादा घूमे हैं, पार्क वगैरह में गए हैं मम्मी पापा के साथ, ये बच्चे शायद उस टाइम पर नहीं जा पाए, तो उन छोटे छोटे फैक्टर्स का, उन हिस्टोरिकल कंडीशंस का उनके आगे थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है हिस्टोरिकल कंडीशंस। एंड देन डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन का मतलब बताओ, सब्जेक्ट, तो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होगा? ज्यादा सब्जेक्ट्स का टॉपिक है, मतलब कि ये बहुत से सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है। इट इज नॉट जस्ट दी लाइक अथॉरिटी ऑफ साइकोलॉजी कि सिर्फ साइकोलॉजी में हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, डेवलपमेंट सोशियोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हो, ऐसी और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? एंड देन डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल का मतलब काइंड ऑफ हाईली प्लास्टिक वाले में मैंने अभी एक्सप्लेन आपको कर ही दिया एक एग्जांपल के थ्रू। कॉन्टेक्चुअल मतलब जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मतलब माहौल, मतलब आसपास का एनवायरमेंट, इन शॉर्ट। तो डेवलपमेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होती है। अब मेरे जीन्स और मेरा एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें आप सबसे अलग है। आपका भी आपस में जीन्स और एनवायरमेंट दो ही फैक्टर होते हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो जीन्स जो हमारे इंटरनल बॉडी है, हमारी बायोलॉजी, या फिर हमारा एनवायरमेंट। हम सबके आपस में ये दोनों ही चीजें डिफरेंट है। राधिका की एनवायरमेंट और राधिका की जीन्स अगर एज इट इज हम आपको दे देते तो आप भी आज बिल्कुल सेम होते जैसे राधिका है। मतलब कुछ भी यूनिक नहीं है इंसानों में, इट्स जस्ट ऑल अबाउट दैट कॉन्टेक्स्ट। तो डेवलपमेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होती है। जैसा एक इंसान का कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब उसका एनवायरमेंट है, वैसे ही उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। एंड इट एक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट बदलता है, आपका माहौल बदलता है, एनवायरमेंट बदलता है, वैसे वैसे आपकी डेवलपमेंट भी बदलने लग जाएगी। अगर अभी तक आपने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं देखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली आई वाज काइंड ऑफ बैक बेंचर, आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी एक बैक बेंचर था मैं, थोड़ा समझदार किस्म का बैक बेंचर, है ना, मतलब बैक बेंचर तो था, पर फिर भी ये था कि जब कोई टीचर बोल रहा है तो बात नहीं करनी, तब एटलीस्ट सुनना है ना, इतनी चीजें तो थी मेरे मन में। तो अगर मैं इस तरीके का बच्चा था, तो वो मेरा पूरा माहौल चेंज हो गया आफ्टर 11th क्लास के बाद। कुछ टॉपर वगैरह के साथ में बैठना स्टार्ट किया, फिर उनकी जैसी थिंकिंग हो गई, फिर लाइफ में कोई सारे और चेंजेस आ गए, तो मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया, मेरा एनवायरमेंट बदल गया, और वहां से एक बैक बेंचर से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंज आया है मेरी डेवलपमेंट में। तो मतलब जैसा मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, वैसे ही मेरी डेवलपमेंट भी चेंज हो गई, राइट? आगे कल को और चेंज हो सकती है। सो इट इंक्लूड्स इनहेरिटेड मटेरियल एंड फिजिकल एनवायरमेंट बोथ। जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमारी बायोलॉजी और हमारा एनवायरमेंट दोनों होता है। क्लियर है? Fine. Now there are some factors that affects your development. कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट में मेनली दो ही चीजें आपने पढ़नी है। इन शॉर्ट अगर इस टॉपिक को समझो, टोटल दो ही फैक्टर होते हैं हमेशा जो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मैंने अभी बताया। बताओ।
वो ठीक है, बट हाँ अभी हाँ करेक्ट, आसान भाषा में जीन्स और एनवायरमेंट। अब जो आपने टेक्निकल वर्ड बोला वो भी ठीक था, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, सिंपल, जस्ट टेक्निकल टर्म है जीन्स, मतलब जो चीजें हमें मम्मी पापा से मिलती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, दैट इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स के साथ जब एनवायरनमेंट मिक्स हो जाता है दैट बिकम्स फिनोटाइप। एक एग्जांपल से फॉर्मूला से याद रखो, जीन्स इज इक्वल टू जीनोटाइप, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। फिनोटाइप इज इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल प्लस एनवायरनमेंट, सिंपल। तो फिनोटाइप इज नथिंग कुछ अलग सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिनोटाइप इज जस्ट जीन्स प्लस एनवायरनमेंट, उस चीज को हम फिनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को फेयर कलर मिला है मम्मी पापा से, मतलब मम्मी भी गोरी है पापा भी गोरे हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चे को फेयर जीनोटाइप मिल गया। बट अब बच्चा धूप में बहुत ज्यादा घूमा है तो उसका फिनोटाइप हो जाएगा मिक्सचर सा, वो ब्राउन कलर, वो ना बिल्कुल वो रहा जीनोटाइप वाला, और ना ही वो पूरा एनवायरमेंट की तरह इन्फ्लुएंस हो गया बिल्कुल ही काला हो गया, वो लाइक ब्राउन टाइप उसका अब स्किन टोन हो गया, राइट। तो मतलब कि ये हो गया फिनोटाइप, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। सो द वे इन विच जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज फिनोटाइप। जिस तरीके से हमारे जीनोटाइप इन्फ्लुएंस एक्सप्रेस होते हैं, दिखते हैं हमारे लाइक बिहेवियर में, या जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप एज इट इज नहीं दिखते हैं, आपको जो जीन्स मिले मम्मी पापा से वो सीधा एज इट इज नहीं दिखते हैं, उसके साथ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है उन जीन्स को, उसके बाद ही वो आपके बिहेवियर में आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट। या फिर हाइट का एग्जांपल आप ले सकते हो, या जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हाइट, हाइट एक बच्चे को 6 फीट तक की मिली थी, पर वो बच्चा उसने एक्सरसाइज वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, हैवी आइटम वगैरह उठानी स्टार्ट कर दी, उसकी हाइट किसी कारण से एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से थोड़ी कम रह गई, तो जीनोटाइप 6 वाली हाइट का था, उसकी हाइट शायद 5 5 रह गई, तो दैट इज फिनोटाइप, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्लियर है। तो अब उसके बाद ये आप पढ़ोगे, आपको एक एक लाइन इजीली समझ आ जाएगी। सो वी इनहेरिट जेनेटिक कोड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स व्हिच आर इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ऑब्वियसली है ना, पेरेंट्स से मिलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक ट्रांसमिशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन, ये भी ऑब्वियस बात है, आपके अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, एंड वी कैन नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द जेनेटिक स्ट्रक्चर्स, हमारे जीन्स तो बहुत सारे हमारे अंदर, पर सब कुछ हमारे अंदर वो नहीं होता जो सिर्फ हमारे जीन्स दे रहे हैं, ये उसी वजह से क्योंकि एनवायरनमेंट भी उनको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो यहाँ पर टॉपिक आता है जीनोटाइप फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल, फिनोटाइप क्या है, जो विजिबल है, जो दिखता है हम में, वो फिनोटाइप है, और ये दिखता है हमारे एनवायरनमेंट और जीन्स दोनों की वजह से, due to the interaction between nature and nurture of a person. Nature means genes, nurture means environment. Genes provides distinct blueprint to develop. Genes एक blueprint दे देते हैं, जैसे blueprint होता है किसी चीज को, अगर कोई घर बन रहा हो कहीं पर, पहले उसका blueprint बनता है, नक्शा बनता है कि ऐसा बनता है, तो जीन्स आपकी बॉडी में कुछ ऐसा काम करते हैं, तो जीन्स एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं, एनवायरनमेंट उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जीन्स डू नॉट एक्सिस्ट इन आइसोलेशन and development occurs within the context with environment, but limitations set by genes it makes everyone unique। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्स क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट देते हैं, मतलब कि जीन्स एक लिमिट सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 12 में भी इस टॉपिक को ऑल्दो पढ़ने वाले हो, बट एक आइडिया अभी से ले लो, एक बच्चे की इंटेलिजेंस भी सेम ऐसे ही डेवलप होती है उसके जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों से। तो जीन्स क्या करता है, लिमिटेशन सेट कर देता है, जैसे ब्लूप्रिंट दे दिया जीन्स ने कि मम्मी पापा दोनों आपके इंटेलिजेंट है, तो आप बच्चे के अंदर आईक्यू का एक रेंज आ गया कि आईक्यू आपका मिनिमम, गंदे से गंदा एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाए तो 80 रहेगा, और मैक्सिमम 95 जा सकता है। अब वो 80 की तरफ को जाएगा या 95 की तरफ को जाएगा, ये इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट हमारा करता है, ठीक है। बट ब्लूप्रिंट जिसने दिया, जो रेंज सेट करी, वो किसने करी, जीन्स ने। तो जीन्स ने ऑलरेडी एक रेंज सेट कर दी, लिमिट सेट कर दी, नाउ विद इन दैट लिमिट योर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन योर एनवायरनमेंट, और इस तरीके से सब लोग यूनिक हो जाते हैं, क्लियर है। सो उसके बाद सेंड्रा स्कार, एक साइकोलॉजिस्ट रही, इसने बताया he believes that environment provided by parents provide to their children depends to some extent to their on genetic predisposition। ये बहुत कॉम्प्लेक्स शब्दों में बहुत सिंपल सी बात बोलना चाह रही थी कि जैसा एनवायरनमेंट पेरेंट अपने बच्चों को देते हैं, वो काफी हद तक डिपेंड करता है उनके खुद के जीन्स कैसे, उनके खुद के जीन्स जैसे होंगे वो वैसा ही एनवायरनमेंट आगे अपने बच्चों को देंगे, दैट इज ऑल। ये बातें बोल रही है कि हमारे पेरेंट के जीन्स जैसे हैं वैसा ही एनवायरनमेंट वो आगे आपको देंगे, ठीक है। Then a child's own genotype can affect others' behaviors towards the child। अब एक बच्चे के खुद के जीन्स जैसे हैं, मतलब कि वो जैसा ट्रेट्स खुद अपने अंदर पोजेस करता है, उस पे भी डिपेंड होता है कि बाकी लोग उससे कैसे बात करेंगे। जैसे शायद मैंने क्लास में आपको इसका एग्जांपल दिया था, एक बहुत चिड़चिड़ा सा बच्चा है, वो बहुत रूड किस्म से आपसे बात कर रहा है ना, तो उसकी जीनोटाइप में रूडनेस, उसके जीन से उसको रूडनेस मिली है, और एक तरफ एक बहुत पोलाइट बच्चा है, तो आप किससे पोलाइटली बात करोगे, पोलाइट वाले से, है ना। चिड़चिड़े वाले बच्चों को देख के हम भी शायद उसको चिड़चिड़ा होकर बात करें, तो मतलब वो खुद कैसा है, उसकी खुद के जीनोटाइप कैसे हैं, वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि बाकी लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्लियर। उसके बाद
चिल्ड्रन ऑल्सो देमसेल्व्स चूज सर्टेन एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन जीनोटाइप, मतलब कि बच्चों के जैसे जीन्स है वैसा ही वो अपना एनवायरनमेंट चूज करते हैं। जैसे कई बच्चों के अंदर सिंगिंग, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, लेट्स से, है ना, उसकी बचपन से आवाज बहुत अच्छी है, तो वो सिंगिंग में जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, दैट्स ऑल। एंड देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर कॉम्प्लेक्स एज जीन्स वे इनहेरेंट। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी इतना सिंपल नहीं होता, वो भी कॉम्प्लेक्स है जैसा हमारा जेनेटिक ट्रांसमिशन कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? तो वो कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट में फर्दर हमें समझाएंगे। तो contextual view of development was given by Yuri Bronfenbrenner। तो ब्रॉनफेनब्रेनर की बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जिसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसने बताया कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्टेक्स्ट मतलब एनवायरनमेंट इन शॉर्ट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अभी तक आपने समझ लिया जीन्स लिमिटेशन सेट करते हैं, भाई जीन्स बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट में, बट सिर्फ वो जरूरी नहीं है, एनवायरनमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। कैसे? अपनी थ्योरी में इसने समझाया है। इसने एक डायग्राम आपको दिया है, इसको देखो, आपकी बुक में भी है। बीच में है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सराउंड करते हैं तीन सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। मेसो अभी बताता हूं मैं। माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, मेनली ये तीन सिस्टम है, ठीक है, ये आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या मतलब है सिस्टम्स का? माइक्रो सिस्टम मतलब एज द नेम सजेस्ट माइक्रो, दैट इज वेरी क्लोज टू यू। तो जो लोग, जो कॉन्टेक्स्ट आपका बिल्कुल नियरर होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, all those components are constitute this micro system। मतलब all those people जो आपके बिल्कुल क्लोज है, जैसे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, नेबरहुड, या रिलीजियस सेटिंग में लोगों के लिए है जो ज्यादा इन्वॉल्व है रिलीजियस सेटिंग में, कि डेली डेली बनते जा रहे हैं, तो राइट। तो मतलब कि रिलीजियस सेटिंग कैसी है आपकी, आपका नेबरहुड कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका स्कूल कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं आपकी डेवलपमेंट। जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आप अल्टीमेटली उन्हीं का सम अप एक तरीके से हो जाओगे। जैसी आपकी फैमिली है उन्हीं के ट्रेड्स आप में दिखते हैं। जैसे आपका स्कूलिंग एनवायरनमेंट है, आस पड़ोस है, अल्टीमेटली वैसा ही आपका भी रहन सहन, आपकी भी डेवलपमेंट वैसे ही हो जाती है, मतलब वो आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर? उसके बाद एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम अब क्या है, ये थोड़ा आउटर सर्कल में बनाया गया, मतलब कि अब थोड़े दूर के लोग जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, एक फिर भी एक इन्फ्लुएंस है उनका, आपके साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, फिर भी इन्फ्लुएंस, जैसे कि दूर के नेबर, दूर के दोस्त, वर्क प्लेस आपका नहीं, आपके मम्मी पापा का वर्क प्लेस, और मास मीडिया, ये सब भी आपका इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसा आपने मीडिया देखा, वो आपकी ट्रू लाइफ नहीं है, इमीडिएट वो आपकी लाइफ नहीं है, बट अगर एक बच्चे ने बचपन से 10 साल से लगातार वायलेंस वाला मीडिया देखा है, वो बच्चा ज्यादा वायलेंट होगा। एक बच्चे ने आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ा है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, है ना, तो मीडिया इन्फ्लुएंस करता है हमें ऑब्वियसली, तो डायरेक्ट नहीं है, उसको सिखा नहीं सीधा आके, बच्चे ने देखा फिर भी उसकी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो गई, वो भी ऐसा बिहेव करेगा। तो मास मीडिया, दोस्त दूर के वगैरह, मतलब ये सब भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वर्क प्लेस कैसे? वर्क प्लेस मतलब फॉर एग्जांपल आपके फादर की वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कत हुई, आपके पापा को या मम्मी को जो भी वर्किंग है, उनको आज बहुत तगड़े से स्कोल्ड किया गया, डांट लगी है अपने ऑफिस में, उनका असर आप पर होगा, वो घर आकर आपको डांटेंगे, और उसका असर आपकी आगे फर्दर डेवलपमेंट पे हो सकता है, राइट। हो सकता है उनको डांट उधर से पड़ी और दूसरे बच्चे को आके बोल दिया पापा ने या मम्मी ने कि तू जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी खराब होगी, वो इतनी सी बात उस बच्चे के मन में रह जाएगी और आगे उसकी पूरी लाइफ पर वो खराब हो गया। तो मतलब कि इस तरीके से दूर का एनवायरनमेंट भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये सब एक्सो सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद लास्ट सबसे दूर मैक्रो सिस्टम, जो हमें दिखते भी नहीं है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप देख भी नहीं सकते हो, जैसे कि बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशन, एटीट्यूड्स, ये सब भी आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो ऐसे कल्चर में रहता है जिनके कल्चर में लेट्स से मार धाड़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे बचपन से ही दादा पापा को बोला करते थे कि अरे तू पिट के आ गया, तेरे को घर नहीं घुसने दूंगा, ऐसे कई पेरेंट होते हैं, है ना, कोई किसी की लड़ाई हुई तो कहते हैं कि अरे तू क्यों नहीं मार के आया, तो थप्पड़ खा के आ गया, जा बाहर जाके सो जा, तो तू मार क्या, मैं देख लूंगा, तो सर फाड़ा। तो ऐसे अगर कल्चर के लोग हैं, अगर आपकी फैमिली की ये बिलीफ्स है, ये आइडियोलॉजीज है, तो ऑब्वियसली आप पर इस बात का भी असर पड़ेगा। आप कल को अपने बच्चे को जाके फर्दर यही बातें बोल रहे हो, तो थ्रू आउट जनरेशन वो बिलीफ चल गया, तो उस बिलीफ ने, उस आइडियोलॉजी ने, उस एटीट्यूड ने, या वो ट्रेडिशनल फैक्टर्स ने भी आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर दिया, राइट। ये सबसे दूर के हैं जो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, बट करते हैं डेवलपमेंट को। अब आता है मेसो सिस्टम। तो मेसो सिस्टम क्या होता है? दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम्स और बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एलिमेंट एंड एक्सो सिस्टम। मतलब कि जब फॉर एग्जांपल आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर के लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन से भी आपके डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल फैमिली और स्कूल, इसका बेस्ट एग्जांपल पीटीएम। तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके डेवलपमेंट पे होता है। अब टीचर क्या बोलेगी उस पर डिपेंड करता है आपकी मम्मी का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा होगा, है ना। तो मतलब कि जब माइक्रो सिस्टम के अंदर के एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन का फर्क भी आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है। दिस इज इंक्लूडेड इन मेसो सिस्टम। क्लियर? तो मेनली उसने तीन बताए थे, माइक्रो, एक्सो और मैक्रो, और मेसो उसने बाद में ऐड किया कि जब माइक्रो के अंदर वाले आपस में इंटरेक्शन करते हैं तब भी आपकी डेवलपमेंट को फर्क डालते हैं।
एंड देन उसके बाद सबसे नीचे एक बना हुआ है देखो क्रोनो सिस्टम, मतलब टाइम। ये तो बहुत बड़ा हीलर है और मतलब बहुत बड़ा चेंजर भी है। तो टाइम सब कुछ चेंज कर सकता है। आपकी डेवलपमेंट आज जैसी है, आज से 20 साल बाद अगर आप अपनी ये हरकतें देखोगे कि अरे मैं ऐसा कहा करती थी, कैसे करके होता है ना, देन यू आर गोइंग टू लाफ, राइट। तो मतलब कि आपका जो क्रोनो सिस्टम है, जो टाइम है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है आपके डेवलपमेंट को, उसको तो बहुत कुछ चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी जितना हंसी मजाक कर रहे हो, लाइफ को इतना लाइटली ले रहे हो, आज से कुछ टाइम बाद जाके जब लाइफ चाटे मारेगी, तब जाके कई सारे लोग फाइनली मतलब अपने ट्रैक पे आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्रोनो सिस्टम, टाइम भी आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर? दैट इज ऑल फॉर द ब्रॉन-फ्रेंड-हेनर्स व्यू ऑफ डेवलपमेंट। समझ आ गया? इसके बाद दुर्गानंद सिन्हा ने भी अपना एक मॉडल दिया है। दुर्गानंद सिन्हा ने अडेप्ट किया है इसी ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर के मॉडल को, और ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर के मॉडल को अडेप्ट करके इसने काइंड ऑफ सिमिलर सी बातें बोली हैं। ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, इसने मतलब इसी बाहर वाले मॉडल को अडेप्ट करके इंडियन व्यू के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके अपना मॉडल दिया है। तो दुर्गानंद सिन्हा ने जो मॉडल दिया उसका नाम है इकोलॉजिकल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर ही आपको बताता है कि आपकी डेवलपमेंट दो लेयर्स में सराउंड होती है। सबसे पहले आपकी अपर लेयर होती है जो मोस्ट विजिबल लेयर है, मतलब वही वाली बात जो इसके माइक्रो सिस्टम में और एक्सो सिस्टम में एलिमेंट आते हैं, वो इसने सारे रख रखे हैं अपर लेयर। और उसके बाद दूसरी लेयर ये बोलता है एक सराउंडिंग लेयर है। लेकिन हम इसका डायग्राम बनाए तो इंडिविजुअल बीच में रखोगे, आसपास बिल्कुल इमीडिएट सर्कल में यू आर गोइंग टू मेक दैट अपर लेयर, और उसके बाद बड़ी लेयर यू विल मेक सराउंडिंग लेयर। सराउंडिंग लेयर के अंदर वो सारे फैक्टर है जो इनविजिबल है, जैसे कि मैक्रो सिस्टम वाले, और अपर लेयर के अंदर माइक्रो और एक्सो वाले सारे आप लिखोगे, राइट। तो इसने बोला है कि अपर लेयर में आपका होम आता है, स्कूल आता है, पीयर ग्रुप आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट को बिल्कुल इमीडिएटली, बिल्कुल पास से, बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। और अपर लेयर के अंदर आपका देन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग भी आता है, किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब मैसो भी काइंड ऑफ इसने उसी में कर लिया कि कैसा आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके दोस्त का मम्मी पापा के साथ इंटरेक्शन हो रहा है वगैरह। और ये आपस में एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट भी करते रहते हैं, दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद वन अनदर। कौन? ये सब फैक्टर्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि माइक्रो वाले फैक्टर इसने सारे लिख दिए और साथ में बोल दिया कि ये सारे फैक्टर आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, मतलब होम फैमिली से इंटरेक्ट करेगा, दोस्त भी मम्मी पापा से इंटरेक्ट करेंगे, तो इस इंटरेक्शन का भी फर्क आप पे पड़ता है। मतलब बात वही हो गई, माइक्रो, मेसो, एक्सो, तीनों इसमें यहाँ हो सकती है। फिर आया सराउंडिंग लेयर। सराउंडिंग लेयर का मतलब अभी वही जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे डेवलपमेंट पे। कॉन्स्टेंटली इफेक्ट्स आर दी अपर लेयर and influences are not clearly visible, but the elements of this layer are general, जैसे कि जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, आपका फैसिलिटीज जैसी आपके पास अवेलेबल है, आपकी जनरल एमिनिटीज जैसी है फैमिली में, घर में, जो बिलीव्स है, जो आइडियोलॉजीज है, वो सब कुछ सराउंडिंग लेयर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से बातें वही है, बस टर्म्स आप चेंज करके लिखो। क्लियर? सराउंडिंग लेयर और अपर लेयर। हाँ, दैट इज ऑल। मतलब इसने इन शॉर्ट ये बोला है कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैन आल्सो बी अल्टर्ड, और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हम अल्टर कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। तो आपके फ्रेंड बदल दो, आपके स्कूल अच्छा स्कूलिंग में चले जाओ, है ना, मम्मी पापा तो खैर नहीं बदल सकते हो, तो वो जो है वो तो कोई बात नहीं, बट स्कूल बदल लो, है ना, स्कूल अच्छे में हम जा सकते हैं, अच्छे दोस्त रख सकते हैं, अच्छा आसपास का माहौल रख सकते हैं, तो उससे बड़ी बात है, ठीक है। हाँ ठीक है। और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर तो yeah, to understand the differences in functioning of human, one should see him or her in the context of his own experiences. इसीलिए लास्ट में हम फाइनली बात बोलते हैं कि अगर आप एक इंसान को फाइनली समझना चाहते हो तो आपको उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना पड़ेगा। ये दोनों थ्योरीज ने यही बताया है कि आपका कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है आपके डेवलपमेंट को, ठीक है। क्लियर? अब इस चैप्टर में आपको इन शॉर्ट क्या बताया जा रहा है कि एक इंसान किस किस डेवलपमेंटल स्टेज से होकर गुजरता है अपनी पूरी लाइफ में, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस होती क्या है? डेवलपमेंटल स्टेजेस का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि डायनामिक है। तो हर स्टेज अलग अलग एम होते हैं, हर स्टेज के अंदर अलग अलग हमारे गोल्स होते हैं, राइट, कि इसके अंदर कुछ मेन गोल है, दूसरे के अंदर कोई और मेन गोल है। हर स्टेज के अंदर हम अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं। So development is commonly described in terms of periods or stages. Human life proceeds through different stages. Human development stages are assumed to be temporary and have uniqueness. हर stage की कुछ ना कुछ uniqueness है. Every stage have assumed goals with an individual that an individual must achieve. Individuals do vary with respect to their time rate of development. मतलब कि जो भी कुछ डेवलपमेंट है हमारी वो हो रही होती है इन सब स्टेजेस में अलग अलग तरीके से, और हर इंसान थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट काइंड ऑफ सबकी डेवलपमेंट एक तरीके से ही हो रही होती है विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। जैसे इन्फेंसी के अंदर कोई सीधा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं कर लेगा, है ना, बट ये हो सकता है कि कोई बच्चा शायद एक हफ्ता पहले बोलना चालू कर जाए, कोई बच्चा एक हफ्ता बाद स्पीच डेवलप करे, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बट मेजरली काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली पीरियड सेम रहता है। Developmental tasks are accomplishments of the persons that become the social expectation of that development stage. कई बार एक नंबर दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, what is developmental tasks? डेवलपमेंटल टास्क वो टास्क होते हैं
जो एक डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर अचीव करना जरूरी होता है और जो आज सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब तक 3 साल का होता है तब तक वो बोलने लग जाता है। एक 3 साल का बच्चा अच्छा खासा पूरा बात करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी का डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि बच्चा अपनी गर्दन संभालना सीख जाए, बच्चा बैठना सीख जाए, राइट, या बच्चा क्रॉल करना सीख जाए। ये सब इन्फेंसी के टास्क। क्लियर? तो डेवलपमेंटल टास्क मतलब कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी की बन जाती हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेज में कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? देन कम्स द फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या होती है? ये वो स्टेज है जब बच्चा मम्मी के पेट में है। उस स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। राजमा राजमा देखा, इतना था राजमा जैसा होता है बच्चा पेट में, उतने से राजमा से आज इतने बड़े हो गए हम, है ना? हर कोई उसी तरीके से डेवलप हुआ है। उसको हम जायगोट सेल बोलते हैं। तो जायगोट सेल से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। कैसे वो सेल इतना मतलब चेंज हो जाते हैं, ये सब मैजिकल है। सो कंसेप्शन टू बर्थ का ये पूरा स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज। ये टिपिकली 40 वीक्स का होता है, मतलब 9 मंथ वाला फेज। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट आवर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आल्सो। यू शुड नोट दिस थिंग। इवन इस पीरियड में भी आपको एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मतलब अभी पेट में है बच्चा, तब भी एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, तो बाहर आने के बाद तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा, राइट? सो इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बताओ? जो मम्मी के मतलब बिहेवियर्स होते हैं, है ना? थोड़ा सभ्य तरीके से बोलेंगे, जो मम्मी के बिहेवियर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? सो उसके अंदर, हाँ करेक्ट। बट देन टेट्राजेंस, उसके अंदर एक स्पेसिफिक की टर्म आता है, ये टेक्निकल टर्म है। टेट्राजेंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। टेट्राजेंस कॉमन्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं: ड्रग्स, इन्फेक्शन, रेडिएशन, पॉल्यूशन। ऐसे फैक्टर्स मतलब ये वो फैक्टर है जो आपके डेवलपमेंट को खराब कर सकते हैं बच्चे की। तो मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मम्मी का जो बिहेवियर है, मम्मी का जैसा कंडक्ट रहता है, उनके जैसे ट्रेट्स हैं, वो भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मम्मी इन टेट्राजेंस के साथ ज्यादा एक्सपोज होंगी तो ऑब्वियसली बच्चे पर इन्फ्लुएंस होगा। दीज आर द एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज deviations in normal development and can lead to serious abnormalities and even death। मतलब कोई ड्रग में एडिक्टेड है, कोई किसी को इन्फेक्शन हो गया वगैरह, ये सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए इनटेक ऑफ ड्रग वगैरह, मतलब ये फीटस को खराब कर सकती हैं। ये सब पॉइंट बेसिक आपको यहाँ पर बताए गए। उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर अब क्या है? इन्फेंसी वो टाइम पीरियड है जो पूरा आपका 1 साल 1.5 साल तक चलता है, ठीक है, बर्थ के बाद से। सो न्यू बॉर्न, यहाँ पर बेसिक चीजें हैं जो आप रीड करोगे नोट से, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, ये मैं एक बार बस ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में अब यहाँ से फर्दर कुछ भी समझने वाला नहीं बचता है, अदर देन जस्ट 1 और 2 मेन टॉपिक्स, जैसे कि कॉग्निटिव थ्योरी है या फिर और 1-2 टॉपिक यहाँ पर आते हैं, दैट आई विल टेल यू। बाकी आपने रीड करना है और याद करना है, ठीक है, कि किस स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही है। मेनली जिस तरीके से आपने पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, चाइल्डहुड के 2 फेज हैं, एंड देन अडल्टहुड और देन ओल्ड एज। ये सारी जो स्टेजेस हैं इनके अंदर मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है? एक इंसान फिजिकली कैसे डेवलप होता है, मतलब मोटर डेवलपमेंट, उसके अंदर कॉग्निटिव क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, एंड देन एक टाइम के बाद आके आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट। हाँ, सोशल क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है, दैट इज ऑल। मतलब इन अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपने बस ये जानना है कि किस स्टेज में क्या क्या मेन मेन हो रहा है, ठीक है। तो इन्फेंसी में जो मेन बातें अदर देन द बेसिक थिंग्स कि 1 साल तक का पूरा ये टाइम होता है, इसके अंदर विजन डेवलप हो रहा होता है, ऑडियो उनकी कैपेसिटी सुनने की बच्चों की डेवलप हो रही होती है, बच्चे मम्मी की आवाज को डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं वगैरह, ये सब बातें हैं यहाँ पर। मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो रहे होते हैं, बच्चे के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो बिहेवियर होता है, मोटर का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, वो डिपेंड करती है उनकी रिफ्लेक्सेस पे। और रिफ्लेक्सेस क्या होता है? यस, ऑटोमेटिक एक्शंस, जैसे पल के झपकाना, राइट। कोई बड़ा साउंड आता है, जिसमें आपको तो प्रैक्टिकल करके दिखाया था, शायद आप में से किसी के ऊपर कुछ फेंका था मैंने सडनली, है ना, तो हाथ आगे आ गया था, दैट वाज, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शायद इसी को बोला था, है ना। हाँ, तो मतलब अगर मैं पेन उठा के सडनली फेंकूंगा, आपकी आंखें झपक जाएंगी, सडनली हाथ आगे आ जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। इसी तरीके से उनकी पूरी जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो रिफ्लेक्सेस के थ्रू गाइडेड होती है। ब्रेन यहाँ पर हमारा डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, फाइनल मोटर स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप हो रही होती है। सेंसरी एबिलिटीज मतलब बच्चों की सेंस डेवलप हो रही होती है, कैसे कैसे होती है इसके अंदर आप रीड कर सकते हो कि किस एज में, जैसे यहाँ पर बताया गया 6 महीने का जब बच्चा होता है तब तक उसका विजन काइंड ऑफ इंप्रूव हो जाता है। 1 साल का जब तक बच्चा हो जाता है तब तक वो पूरा जैसा एक अडल्ट देख सकता है वैसा ही बच्चा भी देखना स्टार्ट कर देता है। ऑडियो कैसे कैसे डेवलप होती है वो सब सेंसरी डेवलपमेंट के अंदर है। देन मेन बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है एक हमें जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बोला कि बच्चे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला फेज आता है इसकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर 2 साल तक की स्टेज है, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके 2 साल तक की स्टेज, काइंड ऑफ इन्फेंसी का पूरा पीरियड। वहां पर क्या हो रहा होता है कॉग्निटिव लेवल पर? इनफैंट, इसने क्या बताया कि मेनली जो आपका कॉग्निशन है, कॉग्निशन मतलब
द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कैसे हम पूरी दुनिया को जानते हैं, दैट इज कॉग्निशन। तो बच्चा सबसे पहले जो चीज डेवलप करता है दैट इज अपनी सेंसेस के थ्रू वो सीख रहा होता है, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। इनफैक्ट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल एक्शंस। यानी कि बच्चे का कॉग्निशन सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज में उसकी सेंसेस पर डिपेंडेंट होता है। आपको आज देख के सिंपल किसी को समझ आ सकता है, बट बच्चा सारी सेंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करता है। बच्चा टच भी करेगा, चीज को मुंह में डालेगा, राइट? बच्चे, छोटे बच्चे हर चीज को उठाकर मुंह में डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेंसेस को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। मुझे जो चीज दिख रही है उसको मुंह में डाल के वो फील करते हैं कि ये कैसी चीज है, उसको टच करते हैं साथ में, मतलब कि ओवरऑल अपनी सारी सेंसेस की मदद से वो किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बच्चे अपनी सारी सेंसेस को कोऑर्डिनेट करके ही अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का कॉग्निशन होता है बच्चों का सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो आते हैं। ये स्टेज है 2 साल से लेकर 7 साल तक की। यहाँ पर हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है? इसके अंदर सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज सिंबॉलिक थॉट? यस सर, मतलब जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड में फ्रेम करने लग जाते हैं। हाँ, करेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने नहीं है उसको भी आप फ्रेम कर सकते हो अपने माइंड में, दैट इज सिंबॉलिक थॉट। सी सुनो, सिंबॉलिक थॉट का मतलब है एक तरीके से इमेजिनेशन। जो चीज आपके सामने नहीं है वो भी अब आप अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला एक बहुत बड़ी लाल गाड़ी, एक रेड कार, यू कैन इमेजिन दैट इन योर माइंड। आई सेड एप्पल, यू कैन इमेजिन दैट एप्पल इन योर माइंड। वो पिक्चर अपने आप ही फ्रेम हो जाती है। बच्चों के दिमाग में पहले नहीं होती थी, सेंसरी ऑपरेशन तक नहीं होती थी, राइट? अब सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो गया कि एज अ सिंबल वो अपने दिमाग में उस चीज को फ्रेम कर सकते हैं। सामने नहीं है फिर भी वो अपने माइंड में उसकी एग्जिस्टेंस ला सकते हैं। और ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी एक सबूत है कि उनके अंदर अब ऑब्जेक्ट परमानेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। पहले ये नहीं होता था। 1 साल का 2 साल का जब तक बच्चा है, जो उसके सामने है उसी उसके लिए वही एग्जिस्ट करता है। दैट इज वाई उनके साथ वो पीकाबू वाला वो जो चीज हम करते हैं, हाथ मुंह पे रख के आगे से हटाना, वो काम करता है। बिकॉज दे फील अगर मुंह के आगे हाथ आ गया मतलब मुंह एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका, और सडनली आ गया बंदा मेरे सामने, तो इसी वजह से वो शॉक फील करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। अब उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है और वो सिंबॉलिक थॉट मतलब अपने दिमाग में इमेजिन चीजों को कर सकते हैं। एंड देन अब यहाँ पर क्या चीज एक नहीं है कॉग्निटिव लेवल पर, वो है कि वो अनेक चीज के अलग अलग फीचर को अभी नहीं समझ पाते। मतलब कि उनके अंदर अभी सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन का मतलब कि सिर्फ एक चीज के एक ही ऑब्जेक्ट के एक फीचर पर ही वो सेंट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें बोलोगे कि एक मोटा ग्लास है ना, जैसे कोई कटोरी है बहुत बड़ी, और एक छोटा सा लंबा ग्लास है। एक बहुत बड़ी चौड़ी कटोरी है और एक बहुत छोटा सा पतला सा लंबा ग्लास है, और दिखने में आपको पता है कि कटोरी में पानी बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा चौड़ा चौड़ा बाउल है वो, और वो पतला सा ग्लास है पर वो लंबा है। तो बच्चे किसी एक ही चीज पे फोकस कर पाएंगे, या चौड़े होने पे या लंबे होने पे, उसकी डेप्थ को, कि इसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम आ सकती है पानी की, ये सब चीजें एक साथ वो नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो बच्चे एक ऑब्जेक्ट की एक ही चीज पे फोकस करके रख सकते हैं। अभी तक प्री ऑपरेशनल में इतना ही। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल जो लेटर चाइल्डहुड का फेज है, वहां पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पर यही होता है कि उनके अंदर वो सेंट्रेशन की जो एबिलिटी थी वो हट जाती है, और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लाइक मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स को भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली नाउ अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट्स एंड इज एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस, और वो सेंट्रेशन भी चले जाता है, राइट? अब वो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स को भी समझ पाता है, मतलब पूरा लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो गई। दैट इज अबाउट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जो कि 11 साल से 15 साल तक चलती है। इसके अंदर अब एक बच्चा बहुत ढंग से लॉजिक लगा लेता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग में चले जाता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग वही होती है जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पर आप लोग एडोलेसेंट लोग करते हो, राइट? अपनी ही दुनिया में खोए रहते, अपने ही माइंड में अलग ही हमारा एक पिक्चर चल रही होती है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लाइक एक अपने आप को हीरोइज्म की तरह, मेन लीड कैरेक्टर की तरह ना मूवी के देखना, वो सब हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसी थिंकिंग अब एक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में 11 से 15 साल की एज में हमारे अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। और एडोलेसेंट अब बहुत ज्यादा रीजन लगा सकता है, लॉजिक लगा सकता है, एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है, मतलब इमेजिनेशन, वही हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना सीख जाता है। ये सब मेन चीजें हैं जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में आपको बताई गई है, जो कि चीन पियाजे ने दी थी। अब यही थ्योरी जो हमने पढ़ी है ये हर स्टेज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले पार्ट में बटी हुई है, राइट? सेंसरी में कौन सा आएगा? ये सेंसरी, सॉरी, प्रीनेटल में सेंसरी ऑपरेशनल, चाइल्डहुड की स्टार्टिंग में, मतलब चाइल्डहुड में दोनों आएंगे, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल दोनों, क्योंकि चाइल्डहुड के अंदर स्टार्टिंग चाइल्डहुड प्री ऑपरेशन होता है और लेटर चाइल्डहुड में कंक्रीट ऑपरेशन आती है। और देन एडोलेसेंट में आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? तो इन शॉर्ट हमने कॉग्निटिव वाले सारे कर लिए। अब एक और मेन चीज है जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। जैसे कॉग्निटिव वाला है हर स्टेज में बटी हुई ये वाली थ्योरी, ऐसे ही सोशियो इमोशनल थ्योरी भी एक है जो कि हमें एरिक एरिक्सन देता है।
एरिक एरिक्सन ने भी अपनी डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है, वो डील करती हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ, जो कि स्टार्ट होती है आपकी प्रीनेटल इन्फेंसी से, ठीक है। अब इन्फेंसी में सबसे मेन बात जो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में वो ये है कि एक बच्चा ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की स्टेज में होता है। व्हाट इज दिस ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की स्टेज? कैसे बनता है ये? एरिक एरिक्सन बोलता है बच्चे का पहला साल इस लाइफ में, मतलब जो इन्फेंसी की स्टेज है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको पॉजिटिव पेरेंटिंग मिलती है, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, पॉजिटिव तरीके से ट्रीट करोगे, तो वो ट्रस्ट के फेज में चलता है। फिर उसको थ्रू आउट लाइफ ये लगेगा कि दुनिया अच्छी है। अगर स्टार्टिंग में ही, बचपन के पहले साल में ही, दूसरे साल में ही उसको आपने नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया है, तो वो मिसट्रस्ट के फेज में चले जाएगा, उसको थ्रू आउट द लाइफ ये लगेगा कि मेरी दुनिया अच्छी नहीं है। सिंपल, ये है ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट थ्योरी भी यहाँ पर आपको बताई गई है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में, दैट इज कि बच्चा उस पर्सन से अटैच होता है जो उसकी फीलिंग्स को रिगार्ड करता है, जो उसकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। बच्चे कई बार देख के हंसते हैं, बच्चे कई बार लाइक एक्सप्रेशन जेस्चर शो करते हैं 2 साल की एज तक, और जो उनको रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ इंटरेक्ट ज्यादा करता है, उन्हीं के साथ बच्चे ज्यादा अटैच होते हैं। इट्स नॉट नीडेड कि बच्चे सिर्फ मम्मी के साथ ही अटैच हो, बच्चे उसके साथ अटैच होते हैं जो ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करता है, जो भी वो अफेक्शन शो करते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये 2 मेन चीजें आती हैं आपकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, क्लियर है। उसके बाद आपका चाइल्डहुड का फेज आ गया। अब चाइल्डहुड के फेज में फिजिकल डेवलपमेंट आ गई सबसे पहले, तो बच्चे बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होते हैं फिजिकली चाइल्डहुड के फेज में। यही वो टाइम होता है उनकी हाइट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपने देखा होगा बच्चों की, है ना। तो चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट में 2 मेन टेक्निकल टर्म है, सफेलोपॉडली, सफेलोपॉडली और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सफेलोपॉडली का मतलब ऊपर से नीचे को डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है फिजिकल लेवल पे। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब सेंटर टू आउटवर्ड, बीच से और फिर बाहर। मतलब सबसे पहले सर डेवलप होता है ज्यादा बच्चे का, उसके बाद नीचे पैरों तक डेवलपमेंट आती है, मेन फोकस सर पे रहता है, हेड टू टू सफेलोपॉडली। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर एरियाज बच्चे के पहले ज्यादा डेवलप होते हैं, उसके बाद एक्सट्रीम एरियाज बॉडी के बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट का फ्लो रहता है चाइल्डहुड के अंदर। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट के अंदर मतलब उसकी जो बाकी फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर मतलब जो मूवमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, तो उसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल, फाइनर मोटर स्किल, वो सब डेवलप हो रही होती है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब हाथ वाथ हिलाना सीखता है, पैर हिलाना सीखता है। फाइनर मोटर मतलब उंगलियों की मूवमेंट हो गई, राइट। कैच करने के लिए, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए आपने हाथ भी मूव करना है और फिंगर्स की मूवमेंट भी चाहिए, तो जो छोटी छोटी मूवमेंट होती है बॉडी की, वो फाइनर स्किल्स के अंदर आती है, और ब्रॉडर आपकी ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आती है। ये सब कुछ उनके अंदर डेवलप हो रहा होता है। प्रेफरेंस डेवलप होती है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की। एंड देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर पूरी। ईगोसेंट्रिज्म है बच्चों के अंदर, एनिमिज्म है, ये अब 2 चीजें यहाँ पर नहीं है जो मैंने नहीं बताई वहां पर। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे सेल्फ फोकस्ड होते हैं, बच्चों को चाइल्डहुड में सिर्फ अपना परसेप्शन समझ आ रहा होता है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। बच्चे आपकी बात उस टाइम तक समझ ही नहीं पाएंगे, आप जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो, वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे आर इन ईगोसेंट्रिक फेज, दे आर सेंटर्ड टू देमसेल्व्स ओनली। एंड देन एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद है वैसी पूरी दुनिया है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में वो फर्क नहीं कर पाते, ये मतलब होता है एनिमिज्म का। उनको लगता है हर नॉन लिविंग थिंग में भी लाइफ लाइक क्वालिटी, इसलिए वो बातें करते हैं अपने टॉयज वगैरह से। एंड देन सेंट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो सेंटर्ड होते हैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट की, लाइक एक ही क्वालिटी पर सेंटर्ड रहते हैं, दैट इज सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद लेट चाइल्डहुड जो होता है, वहां पर हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है डेवलपमेंट की, कि अब ऑब्जेक्ट परमानेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, सेंट्रेशन नहीं रहती है, एनिमिज्म भी नहीं होता उनको, वो भी समझ आ जाता है, राइट। और अब वो सेल्फ फोकस भी नहीं रहते, वो लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी करने लग जाते हैं, दूसरों की बात को भी समझना वो सीख जाते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर आ जाती है। एंड देन फाइनली वो लैंग्वेज को भी एक्वायर करना इसी एज में सीखने लगते हैं अच्छे से। ग्रोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। देन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर अब आपका सेल्फ, जेंडर और मॉरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर आता है। जैसे इन्फेंसी में था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यहाँ पर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का मतलब है कि अगर आप बच्चे को चाइल्डहुड में आकर स्पेस देते हो, जो काम वो करना चाहता है वो करने देते हो, उसे खुद से कुछ करने का उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू समथिंग इन माय लाइफ ऑन माय ओन, तो उसके अंदर इनिशिएटिव का फेज डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव उसके अंदर आता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर मम्मी ही सब कुछ करते रहेंगी बच्चे के लिए, पापा ही सब कुछ करते रहेंगे, उसको खुद से कुछ नहीं आप करने दोगे, इनिशिएटिव को खुद से नहीं लेने दोगे इस स्टेज में, चाइल्डहुड में, तो उसके अंदर गिल्ट का फेज में वो चले जाएगा, गिल्ट के फेज में चले जाएगा वो इमोशनली, उसको लगेगा मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में सब कुछ मम्मी पापा करते। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एक फेज आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। मॉरल्स हर किसी के अलग अलग होते हैं, दैट इज वाई जो चोर है, जो चोरी कर रहा है,
वो अगर चोरी कर रहा है तो उसे लग रहा है कि वो सही है। हर चोर के पास अपनी चोरी, हर मर्डरर के पास अपने मर्डर के पीछे के रीजन होते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि अरे मैंने बहुत गलत किया। कोई गिल्ट ऑब्वियसली हो सकता है, वो भी किसी किसी को होता है, बट मोस्टली लोगों के पास अपने अपने रीजन होते हैं हर एक्ट के पीछे, हर किसी इंसान के पास। तो दैट इज मॉरल, क्योंकि हम सबके हिसाब से हमारा सही गलत अलग अलग होता है। और इस सही गलत का, इसी को मॉरल कहा जाता है। और ये हमारी मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने डिफाइन करवाई थी, राइट, लॉरेंस कोलबर्ग। तो ये जो मॉरल है वो एक बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं चाइल्डहुड में। दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो कोलबर्ग हमें बताना चाहते। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है स्टेजेस में, राइट, जो जीन पियाजे की थ्योरी थी, वैसे ही लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से हमारी जो डेवलपमेंट है वो मॉरल डेवलपमेंट भी लाइक एक एस्पेक्ट हमारी डेवलपमेंट का, जो कि एज रिलेटेड होता है और स्टेजेस में ही होके गुजरता है। अब जैसे चाइल्डहुड से चालू होकर ये एडोलेसेंट तक आपका आगे फर्दर पूरा चलता है। तो ये इसके भी फेजेस हैं जो भी आपको डिटेल में नहीं बताए गए हैं, बट अगर आप बैचलर लेवल पर जाके पढ़ोगे तो इसको भी डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए अभी 11th लेवल पर आपको डिटेल में ये नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब इसने बस इतना बोला है कि कोलबर्ग हमें बता रहा है भाई, जैसे जीन पियाजे ने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताई है जो स्टेजेस में होती है, एज रिलेटेड होती है, ऐसे ही मॉरल डेवलपमेंट भी बच्चों में एज के हिसाब से होती है और इसकी भी अलग अलग स्टेजेस। तो उसने बोला कि बच्चा जिस तरीके से सही या गलत सोचेगा वो उसकी एज पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग तरीके से सही और गलत को परसीव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, चिल्ड्रंस अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखनी है जब भी कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। 9 साल से पहले तक बच्चे सही और गलत एक्सटर्नल अथॉरिटी की सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सही वो है जो अथॉरिटी उन्हें बोलती है, जिसके लिए रिवॉर्ड देती है। गलत वो है जिसके लिए अथॉरिटी मतलब मम्मी पापा पनिश करते हैं आपको। फाइन, तो अब देखो, होलबर्ग कह रहा है भाई 9 साल से पहले तक बच्चा सही गलत इस बेस पे डिसाइड करता है कि क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा सही है, पनिशमेंट मिलेगा गलत है। बट जब वो बच्चा अब धीरे धीरे एज में बढ़ता है, इसने इसमें कोई एग्जैक्ट एज नहीं बताई है, ये बोल रहा है भाई जैसे धीरे धीरे आप बच्चे की एज बढ़ेगी और वो एडोलेसेंट तक पहुंच जाएगा, तब जाके वो अब डायरेक्टली रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं, अब वो सही गलत डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द अथॉरिटी। अभी भी अथॉरिटी है, बट अब वो है आपके रूल्स के हिसाब से। अब सीधा आपको पनिशमेंट या गाइडेंस की बात नहीं है, अब वो रूल्स है। मतलब लाइक इट्स इट्स जस्ट लाइक कि ये रूल मेरी मम्मी ने बना के रखा है कि भाई नाइट आउट वगैरह का तो मैंने सोचना ही नहीं है। तो अगर मेरा दोस्त बोलेगा भी कि चल यार आज मेरे घर पे रुक जा, तो मैं इस बारे में सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकती, क्योंकि ये रूल मम्मी ने बना के रखा हुआ है, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट इसमें थोड़ी सी और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो सेम वही है जो बच्चे का था। बच्चा भी इस तरीके से सोच रहा है कि मम्मी पनिश करेंगी, बट फर्क ये है कि एडोलेसेंट की उम्र तक आके बच्चे उन रूल्स को इंटरनलाइज भी कर लेते हैं। मतलब अब वो कहीं ना कहीं आप ही के रूल बन जाते हैं। अब कहीं ना कहीं क्योंकि आपके फैमिली के हिसाब से वो चीज गलत है, तो आपके हिसाब से भी गलत बन जाती है। अब आपको अगर अपना दोस्त कोई ऐसा दिखेगा कि यार ये तो नाइट आउट पे जाता है, ये तो ड्रिंकिंग करता है, ये जितने भी गलत हरकतें हैं उनमें इन्वॉल्व है, तो अब आपको लगेगा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, आप उसके बारे में इस तरीके से एक सोच बना लोगे। बिकॉज जो आपकी फैमिली की परसेप्शन है, जो उन्होंने रूल बनाए थे आपके लिए, वो अब आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं और इवन इंटरनलाइज कर लिए हैं। मतलब अब वो आप ही के रूल्स बन गए हैं एक तरीके से। एंड नाउ यू वांट टू फुलफिल द रूल, नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट बट टू विन अप्रूवल्स। मतलब कि ताकि लाइक फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना चाहिए, तो अब आप पढ़ोगे ये सोच के नहीं कि मेरे मम्मी थप्पड़ मारेंगे अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो, या नहीं पढ़ूंगा तो। पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए नहीं पढ़ोगे आप, अब आप पढ़ोगे सो दैट आई कैन मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी, समथिंग लाइक दिस। या जो उन्होंने रूल बनाए, जैसे हमारी सोसाइटी का एक रूल है कि भाई आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है और अच्छे मार्क्स से करनी है। जो बच्चा एजुकेशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करता है उसको अच्छा माना जाता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। So now you want to do the same act, but not with the purpose of avoiding punishment, but with the purpose of gaining that approval of society, gaining that respect, या जो सोसाइटी आपको लाइक वो रिवॉर्ड दे रही है उस वजह से, राइट। तो अब वो डर नहीं है, एडोलेसेंट में आके वो डर नहीं है आपके अंदर बहुत ज्यादा कि मैं ये नहीं करूंगी तो भाई बहुत ज्यादा कुछ गलत हो जाएगा, भाई मम्मी पापा घर से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बच्चा तो बहुत डर रहता है, बच्चे को तो ये लगता है कि मैंने नहीं किया तो मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं। बट एज एन एडोलेसेंट आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। स्टिल आप करते वही हो जो आपके रूल होते हैं, बट द पर्पज इज फर्स्टली दिस कि वो आप ही के रूल बन चुके हैं बिकॉज यू हैव नाउ इंटरनलाइज्ड दैट थिंग। और दूसरा, नाउ यू वांट टू विन अप्रूवल्स ऑफ अदर्स।
एडोलेसेंट एज में आके आप लोगों को सामाजिक बहुत ज्यादा आपके अंदर एक इंपॉर्टेंस हो जाती है कि मैं सोशली डिजायरेबल रहूं, मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा समझें हमें, राइट, मम्मी पापा हमें अच्छा समझें, मम्मी पापा से भी ज्यादा वैसे दोस्तों का, अपनी अपनी एज के लोगों का हमें ये ज्यादा होता है कि वो मुझे अच्छे 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 की तरह परसीव करें rather than बुरा। आप नहीं चाहोगे कि आपके सर्कल में लोग आपको बहुत बुरा समझें कि ये तो बहुत बेकार है यार, इससे बात नहीं करनी। आप चाहोगे कि आपको सब डिजायरेबल समझें, यस एवरीवन वांट्स टू टॉक टू मी, यस एवरीवन लाइक्स मी, एवरीवन लाइक्स माय कंपनी। तो इस एज में आप इन सब बातों के लिए उन एक्ट्स को करते हो, इन सब चीजों के हिसाब से सही गलत को डिसाइड करते हो कि अगर मेरे नंबर कम आए तो एक 9 साल से छोटा बच्चा इस बात के लिए उसे गलत बोलेगा कि मुझे थप्पड़ पड़ेगा, मुझे डांट पड़ेगी, बट एक एडोलेसेंट इसलिए उसको गलत मानेगा क्योंकि उसे लगेगा यार बेइज्जती हो जाएगी, सोसाइटी मुझे गलत समझेगी, अच्छा सोसाइटी मुझे फेलियर समझेगी। अब उसे ये नहीं है सोसाइटी मुझे पनिश करेगी, उसे ज्यादा डर इस बात का है कि पापा को कितना बुरा लगेगा कि बच्चा ये नहीं कर पाया, ये तो फेल हो गया, समथिंग लाइक दिस, राइट। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे। तो अब आपको उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए, अब आपको उनके अप्रूवल्स चाहिए, इसलिए आप इस हिसाब से लाइक आप सही गलत में फर्क करते हैं। समझ आए? यस सर। यस सर। बच्चे बस ये सोच के सही गलत डिसाइड करते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड, 9 साल से छोटे। बट एक एडोलेसेंट एज में जब आप आ जाते हैं, जो आपकी एज है, वहां पर वो पनिशमेंट का बहुत ज्यादा डर नहीं होता जितना बचपन में था, और ना ही बहुत ज्यादा कोई रिवॉर्ड की खुशी होती है। अब आपको अपने आप ही जो आपकी एक सेंस बनी होती है उसके हिसाब से आप एक्ट करना चालू करते हो, जो आपके लिए सही होता है वो आप सोचना धीरे धीरे चालू कर देते हो, जो गलत होता है वो सोचना चालू कर देते हो, ऑल्सो टू विन अप्रूवल्स ऑफ अदर्स, कि इस काम से बेइज्जती होगी तो ये नहीं करना, इस काम को करने से समाज मुझे अच्छा समझेगा तो ठीक है भाई मैं ये करूंगा, एक्सेट्रा। इसका बेस्ट एग्जांपल अब आज के टाइम पर आपके पास है इंस्टा स्टोरीज। हम सब लोग क्यों अपनी ऐसी स्टोरीज लगाते हैं, आप लोग अपनी बेस्ट से बेस्ट पिक लगाओगे स्टोरी पे, है ना, कि अरे हम तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे हैं। अपना बेस्ट टू बेस्ट खाना जब खा रहे हो उसकी पिक डालते हो। जब लोज होते हैं हमारे लाइफ के उसको कोई नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज यू वांट अप्रूवल्स, यू हैव दैट सोशल डिजायरेबिलिटी। आपके उस हिसाब से यू आर डिसाइडिंग क्या सही क्या गलत, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सही गलत या मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। बेसिक आइडिया इज कि बच्चे में चाइल्डहुड में मॉरल डेवलपमेंट चालू हो जाती है, और एज के हिसाब से उसका सही गलत सोचने का तरीका अलग होता है। 9 साल से पहले एक्सटर्नल अथॉरिटी, और 9 साल के बाद उसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के बनाए रूल्स को वो खुद इंटरनलाइज कर लेता है, और अब उसी एक्सटर्नल अथॉरिटी को खुश करने के लिए या अपने समाज के अप्रूवल्स पाने के लिए वो सही गलत को डिसाइड करता है। हाँ, उसके बाद हम फाइनली एडोलेसेंट पे आ गए हैं। अब एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंट बहुत ही एक अजीबोगरीब सी फेज है जिसमें आप सब लोग हो, है ना। तो अब एडोलेसेंट क्या है? ये ना ही बच्चा है ना ही अडल्ट है। एडोलेसेंट ना पूरी तरीके से बच्चा होता है ना पूरी तरीके से अडल्ट होता है, ये बीच में आता है कहीं। ये अपनी फायदे, जब इसको फायदा लगता है बच्चा बनने में तो ये बच्चा बन जाता है, जब इसको लगता है जी हम तो बड़े हो गए तो वो अडल्ट अपने आप को शो करता है। और इसके अंदर एक खास बात, जब फिजिकल डेवलपमेंट इसका पूरा प्यूबर्टी वाला है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो कि प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं फिजिकल बॉडी में, वो सब इसके अंदर आते हैं। एंड देन उसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे, ये सब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, स्टैंडर्ड्स आपके बन जाते हैं, राइट। एक नई चीज जो यहाँ पर अब आपको दिखेगी, दैट इज चैलेंजेस। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फील करते हो। तो चैलेंजेस आपके सबसे पहला तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्या है, फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। अब ये अगेन आपकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ये पार्ट आता है, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये अगेन एरिक एरिक्सन का ही वो फेज है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसको याद रखना। इन्फेंसी में ट्रस्ट मिसट्रस्ट, चाइल्डहुड में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एडोलेसेंट में आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यहां तो बच्चा बाय द एंड ऑफ द एडोलेसेंट एज अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है। आइडेंटिटी क्या है? इज हु यू आर, व्हाट मेक्स योर वैल्यूज, व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर कमिटमेंट्स। आप कौन हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, करियर वाइज आगे चल के क्या करना है, लाइफ में आपकी क्या ओवरऑल व्यूज है, एथिक्स है, वो सब आपकी आइडेंटिटी बनाती है। तो एरिक एरिक्सन बोलता है अगर तो बच्चा बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंट एज अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बना लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाता तो वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन को फील करेगा, दैट लीड्स टू आइसोलेशन, जो आपको अकेला कर देगी लाइफ में। अगर आप आइडेंटिटी कंफ्यूजन में चले गए तो आप जिंदगी भर दिन हो सकता है इसमें ही उलझे रह जाओ और आप अपने आप को कभी ढंग से जान ना पाओ। एडोलेसेंट ही बेस्ट टाइम है खुद को अच्छे से जानने का, अपनी अच्छी आइडेंटिटी फॉर्म करने का, वरना आप थ्रू आउट द लाइफ कंफ्यूजन में ही रहोगे और उसको पार करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आफ्टर द एंड ऑफ इट। ठीक है, और फिर कुछ मेजर कंसर्न्स है एडोलेसेंट के, डिलीक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज और ईटिंग डिसऑर्डर्स। डिलीक्वेंसी मतलब जो हम ऐसे बिहेवियर करते हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ते हैं। डिलीक्वेंसी इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स that like overpass the societal norms, that do not obey the societal norms। ऐसे बिहेवियर, गलत बिहेवियर, जैसे कि लेट्स से चोरी करना, है ना, ड्रग्स लेना,
वो सब चीजें इसके अंदर आ सकती है। वैसे ड्रग वाला सब्सटेंस अब्यूज में भी आ जाता है, बट लाइक चोरी चकारी करना, जितने भी गलत बिहेवियर है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, नेगेटिव एटीट्यूड रखना, अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छा ना समझना, ये सब आपकी जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स है वो सब डिलिक्वेंसी के अंदर आ जाते हैं। क्रिमिनल एक्ट हो गए, सोशली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गए, गाली गलौज कर रहा है कोई बच्चा, ठीक है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये सब कुछ डिलिक्वेंसी के अंदर है। नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी यहाँ पर आपकी होती है इस वजह से, अभी क्यों होता है वो सब आपको बताया गया है। नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी अगर किसी की बनेगी तो वो डिलिक्वेंसी में आ सकता है। डिक्रीज ट्रस्ट हो जाता है आपका, अटैचमेंट लेवल भी आपके लो हो जाते हैं, लोगों के साथ आपको ज्यादा अटैचमेंट भी फील नहीं होती अगर डिलिक्वेंसी में पड़ गए। और ये क्यों होता है उसके पीछे रीजन है एसोसिएटेड विद फैमिली स्टेटस, पेरेंटिंग सपोर्ट, कम्युनिटी स्टेटस, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। अगर बच्चे को अच्छी फैमिली सपोर्ट मिलता, अच्छा उसको केयर मिलती अपनी मम्मी पापा से ही, उनके साथ रिलेशन उसका दोस्तों वाला टाइप होता कि वो कुछ भी बात कर पा रहा है, तो शायद वो बच्चा ऐसी गलत हरकतें करता ही ना। तो कहीं ना कहीं फैमिली का फैक्टर इन चीजों में भी आ जाता है, ठीक है। एंड देन इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग दी नेगेटिव एटीट्यूड्स, अपने नेगेटिव एटीट्यूड्स को बदलो, नेगेटिव बिहेवियर को बदलो, एक अच्छी सेल्फ वर्थ रखो, अच्छे बिहेवियर लाओ वगैरह, इस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। डिलिक्वेंसी इन शॉर्ट ऑल द नेगेटिव बिहेवियर्स, ठीक है, जो सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, या फिर सीधा सीधा लॉ को ही ब्रेक कर रहे हैं, सब कुछ। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? जब आप किसी भी तरीके का सब्सटेंस ले रहे हो। व्हाट इज अ सब्सटेंस? सब्सटेंस मतलब जो एडिक्टिव नेचर की चीजें होती हैं, अल्कोहल, ड्रग, कोकेन वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। तो कई बार बच्चे इसके अंदर भी इंडल्ज हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इट इंटरफेयर्स विद योर कोपिंग स्किल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, आपकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, फिजियोलॉजिकली आप इस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। देन क्या रीजन है? रीजंस कैन बी पीयर प्रेशर, डिजायर टू बी लाइक एडल्ट्स। कई बार बच्चों के मन में आता है, मूवी में देखा वो सिंगर या वो एक्टर स्मोक कर रहा था, मैं भी करूंगा, दिस मेक्स इट कूल, राइट? या फिर पापा को देख देख के बच्चा सीख गया, तो लाइक किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी दोस्त ने आपको प्रेशराइज कर दिया, राइट, पीयर प्रेशर, इस वजह से भी आप इसके अंदर आ सकते हो। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? Many successful programs have been made to like reduce this thing. जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, अगर कोई एडिक्ट हो चुका है तो वहां जा सकता है। एंड देन ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर वाला पार्ट यहाँ पर मेन था। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आप यहाँ पर पढ़ते हो दो मेन तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर, नहीं, नॉट ओवर ईटिंग। एनोरेक्सिया जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ओवर ईटिंग इज नॉट जस्ट लाइक, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, समझो। सी ईटिंग, सुनो, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती हैं जब बच्चे अपनी बॉडी के साथ ऑब्सेस हो जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मींस जब लोगों की डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बन जाती है, ठीक है, अपनी बॉडी को लेकर उनकी नेगेटिव इमेज बन जाती है कि आई डोंट लुक गुड वगैरह, ऐसी चीजें, उस चक्कर में वो लोग स्टार्व कर सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, इवन टिल डेथ। ऐसी सिचुएशन तक लोग खाने को मना कर देते हैं कि मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक डेथ लाइक सिचुएशन नहीं हो जाए तब तक। दैट इज अ डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दो चीजें मेन है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज की वजह से खाना पीना मना कर देना। एंड देन कम्स बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है? यू ईट अ लॉट बट देन यू फील दैट गिल्ट कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, उस चक्कर में आप सब कुछ वॉमिट आउट कर देते हो, पर्ज आउट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम खाते ही नहीं है, स्टार्व करते हैं, और बुलिमिया नर्वोसा में हम खा लेते हैं बट बाद में पर्ज आउट कर देते हैं। दोनों के पीछे रीजन है डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, मन में ऐसा लगता है कि वी डोंट लुक गुड। देन रीजन इसके पीछे क्या है? आपका फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, पीयर कंपैरिजन, मीडिया इन्फ्लुएंस, इन सब वजहों से ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। और ये प्राइमरली फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर है, फीमेल भी अर्बन एरिया फीमेल को ज्यादा ये होता है, ठीक है, दैट इज ऑल। एंड देन अडल्टहुड और ओल्ड एज यहाँ पर आता है। तो अब अडल्टहुड और ओल्ड एज के अंदर मतलब इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कोई ऐसा टर्म यहाँ पर नहीं है, बस हाँ एक चीज जरूरी है कि ओल्ड एज में जब आप सॉरी अडल्टहुड में जब आप आते हो तो अभी आपकी सबसे प्राइमरी एक जो डेवलपमेंट का फेज होता है वो आता है मैरिज का कॉन्सेप्ट, कि अब आपको अपना करियर चूज करना पड़ता है, मैरिज के लिए रेडी होना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर हमारे अंदर चेंज हो रही होती हैं। बेसिक बेसिक की चीजें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होते हैं, कुछ है जैसे लड़कियों में मेनोपॉज होता है, जो प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ वो एंड हो जाता है यहाँ पर, और ऐसे कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। और उसके अलावा ओल्ड एज में आके सारा डिक्लाइन वाली चीजें हैं कि आपकी मेमोरी कम होने लग जाती है, या आपकी बॉडी की एनर्जी कम होती है, आई साइट वीक हो जाती है, वो सब चीजें बस यहाँ पर है। तो नोट्स के अंदर आपकी बुक में से छाट कर मेन मेन पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, बस वो मेन पॉइंट आपने एक बार रीड करने हैं, दैट विल बी इनफ फॉर अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। मेन पॉइंट याद रखना, अडल्टहुड में मैरिज और करियर मेन है, ओल्ड एज में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एक मेन है, और डिटोरिएशन जो आपकी हेल्थ में होती है वो सब। क्लियर? दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर।